हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक नोवेल पढ़ी थी डिसेप्शन पॉइंट। उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और उस पर विस्तार से बात की है। उस कहानी में डेल्टा फोर्स का एक कमांडो नैनोबॉट का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए करता है। उसी वक्त मैंने पहली बार इन नैनोबॉट्स के बारे में जाना। लेखक ने बताया था कि ऐसे उपकरण बनाने के लिए बायोमिमिक्री टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, यानी नेचर को कॉपी करना। कुछ साल बाद में वीआईटी चेन्नई में अपनी एमटेक की पढ़ाई के लिए गया। मैं मैकेट्रॉनिक्स में एमटेक कर रहा था। वहाँ दो विषयों ने मेरा खास ध्यान खींचा। पहला था रोबोटिक्स और दूसरा था बायोमैकेट्रॉनिक। रोबोटिक्स में मैंने इंडस्ट्रियल रोबोट्स और ड्रोन के बारे में जाना, जबकि बायोमैकेट्रॉनिक्स में मैंने एक्टिव और पैसिव प्रोस्थेटिक लिम्स, वेयरेबल मैकेट्रॉनिक्स डिवाइसेस आदि को समझा। इसी पढ़ाई के दौरान मैं बायोमिमिक्स के कुछ पहलुओं से परिचित हो रहा था। मैं धीरे धीरे रोबोटिक्स, ड्रोन्स, यूएवी, एजीवी और उनके मिलिट्री उपयोग के बारे में गहराई से जानने लगा। और इसी दौरान मैंने एक फिल्म देखी, आई इन द स्काई। यह फिल्म ड्रोन वॉरफेयर में आने वाले एथिकल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करती है। इसमें यूएस एयरफोर्स का MQ-9 रिपर ड्रोन दिखाया गया है, जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही ग्राउंड इंटेलिजेंस के लिए दो छोटे छोटे नैनोबॉट्स दिखाए गए हैं। उनको ऑर्निथोकॉप्टर और इंसेक्टोकॉप्टर कहा गया है। फिल्म में डिसीजन मेकिंग, चेन ऑफ कमांड, गवर्नमेंट की भूमिका और लोगों के पर्सनल, पॉलिटिकल और लीगल पहलुओं को बखूबी दर्शाया गया है। तो चलिए आज बात करते हैं आई इन द स्काई के बारे में। यह कहानी एक ड्रोन स्ट्राइक के बारे में है, जो ब्रिटिश, अमेरिका और केनिया का जॉइंट ऑपरेशन होता है। फिल्म की शुरुआत होती है ईस्ट लेक नैरोबी, केनिया में। सुबह 7 बजे एक छोटा सा घर दिखता है। आलिया नाम की एक नन्ही लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती है। उसकी माँ चूल्हे पर ताज़ा ब्रेड बना रही होती है और पिता आलिया को खेलने के लिए रंग बिरंगे रिंग बना रहे होते हैं। लेकिन उनका घर उस इलाके में आता है जो आतंकवादियों के नियंत्रण में है। दृश्य बदलता है। सरे, इंग्लैंड, सुबह 4:15। कर्नल कैथरीन पॉवेल नींद से उठती है और अपने स्टडी रूम में जाती है। वह लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज आया हुआ होता है, दे शॉट अनवर, अल शबाब एग्जीक्यूट सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर, गुड लक फॉर टुडे। पता चलता है कि अल शबाब ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है जो ब्रिटिश और केनियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। यह वही संगठन है जिसने अब तक सैकड़ों बेगुनाहों की जान ली है। उनका मकसद है पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सख्ती से शरिया लागू कराना। कर्नल कैथरीन नॉर्थवुड लंदन के अपने खास ऑफिस में जाती है, जो जमीन के नीचे 30वें स्तर पर बना हुआ होता है। रिस्क एनालिसिस ऑफिसर मुश्ताक सादिक उन्हें बताता है ऑपरेशन ईगल वर्जन 3 तैयार है। फिर दूसरा दृश्य स्क्रीन पर आता है। क्रीच एयरफोर्स बेस, नेवाड़ा, रात के 8:15 हुए हैं। लेफ्टिनेंट स्टीव वैट्स नींद से उठते हैं और सड़क पर जहाँ पे डेंजर लिखा हुआ होता है, उसी रास्ते से स्टीव अपने एयरफोर्स बेस की ओर निकलते हैं। बेस पर पहुंचकर वह और उनकी टीम कर्नल कैथरीन से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हैं। कैथरीन उन्हें ऑपरेशन इग्रेट की जानकारी देती है। ये सभी यूएस एयरफोर्स MQ-9 रिपर ड्रोन के पायलट होते हैं, जो दुनिया भर के ड्रोन ऑपरेशंस को नियंत्रित करते हैं। खुफिया सूचना है कि अल शबाब के वरिष्ठ नेता नैरोबी के पार्कलैंड इलाके में एक घर में मिलने वाले हैं और वह घर आलिया के घर के बिल्कुल बगल में है। उस घर में आलिसा हादी नाम की औरत आती जाती है। उसका असल नाम सुसैन हेलन डैनफोर्ड है। वे एक ब्रिटिश नागरिक है। उसका पति अल हादी है। दोनों केनिया में कई हमलों में शामिल रहे हैं। दोनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में 4थे और 5वें नंबर पर है। अमेरिका की टीम का मकसद है घर पर निगरानी रखना। MQ-9 रिपर ड्रोन 25,000 फुट की ऊंचाई से उस घर पर नजर रखता है। उसके पास 2 हेलफायर मिसाइल मौजूद है। उसी वक्त घर के कंपाउंड में एक कार आती है और कार से उतरने वाला व्यक्ति अल हादी होता है। घर की दीवार पर बैठा एक पक्षी दिखाई देता है, लेकिन वह असली नहीं, वह एक सर्वेलेंस ड्रोन है जिससे पास खड़ी वैन से केनियन इंटेलिजेंस की एक महिला एजेंट नियंत्रित कर रही होती है। वह ड्रोन अंगूठे जितना छोटा होता है। पूरा लाइव फीड कर्नल पॉवेल के ऑफिस तक पहुंच रहा होता है। केनियन स्पेशल फोर्सेस पार्कलैंड में स्टैंड बाय पर है। उधर आलिया अपनी माँ के बनाए ब्रेड बेचने के लिए घर के बाहर
टेबल लगाकर बैठ जाती है। अब दृश्य जाता है ब्रिटिश कैबिनेट ऑफिस व्हाइट हॉल लंदन में कोबरा रूम में, जहाँ सभी अधिकारी इकट्ठा होते हैं। इस कमेटी को संक्षेप में कोबरा कहा जाता है। कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम ए, जहाँ ब्रिटेन की सरकार किसी बड़े संकट या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी स्थिति में तुरंत फैसले लेती है। अब दृश्य जाता है पर्ल हार्बर हवाई में, जहाँ इमेज एनालिसिस यूनिट है। यहाँ भी दोनों ड्रोन का लाइव फीडिंग चल रहा है। यह यूनिट फोटो का एनालिसिस करके टारगेट की आइडेंटिटी कंफर्म करती है। अब कर्नल कैथरीन को घर के अंदर की फुटेज चाहिए। तभी एक छोटे से पक्षी जैसे ड्रोन को टेलीफोन पोल से उड़ाकर घर के अंदर भेजा जाता है। सारे दरवाजे बंद है, लेकिन किसी तरह कैमरे से चेहरा दिखता है और पहचान पक्की होती है। वही डैनफोर्ड है। कैथरीन तुरंत संदेश भेजती है, वी गॉट हर, वी शुड स्ट्राइक। कोबरा रूम में अभी 4 लोग मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक बेंसन, ब्रायन वुडली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, एंजेला नॉर्थमैन पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ अफ्रीका और जॉर्ज मैथरसन अटॉर्नी जनरल। जनरल बेंसन हमले का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सभी तुरंत सहमत नहीं होते। वह कैथरीन को संदेश भेजते हैं, बी अवेयर, कोबरा इज नॉट इंक्लाइंड टू एलिमिनेट हर, नीड अ कैप्चर ऑप्शन। कैथरीन तुरंत जवाब देती है, नॉट पॉसिबल अंटिल दे लीव द प्लेस। तभी वो पंछी जैसा दिखने वाला छोटा सा ड्रोन घर के दूसरे हिस्से में सर्वेलेंस करता है और पाता है कि एक व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर जैकेट्स बना रहा है। अब सूरत हाल पूरी तरह से बदल जाता है। अब यह मिशन टू कैप्चर से मिशन टू किल बन जाता है। डैनफोर्ड और उसकी टीम का सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कैथरीन दृढ़ता से कहती है, सैकड़ों बेगुनाहों की जान बचाने के लिए हमें अभी हमला करना होगा। जनरल कैथरीन को कानूनी पहलुओं की जांच करने को कहते हैं। बहस होती है। अंततः अटॉर्नी जनरल और फॉरेन मिनिस्टर हमले की मंजूरी देते हैं, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अफ्रीका एंजेला विरोध करती है। क्या हमने किसी मित्र देश के शहर पर बिना युद्ध की स्थिति के ड्रोन अटैक किया है? जनरल इनकार करते हैं। तब एंजेला कहती है, तो हम इसे कैसे सैंक्शन कर सकते हैं? फिर फॉरेन सेक्रेटरी की राय लेने का तय होता है। फॉरेन सेक्रेटरी इस वक्त सिंगापुर में है। उनसे संपर्क किया जाता है। वे कहते हैं वहाँ पे एक यूएस सिटीजन मौजूद है। मैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अनुमति के बिना सैंक्शन नहीं दे सकता। इसी बीच टीव वैट्स, जो कि रिपर ड्रोन का पायलट है, वो कैथरीन से पूछता है, मैम, यूएस गवर्नमेंट को पता है कि आप एक यूएस सिटीजन पे हमला करने जा रहे हो? तब कैथरीन उसे आश्वस्त करती है कि यह एक जॉइंट मिशन है। बीजिंग में यूएस एम्बेसी से संपर्क होता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इस समय चाइना में है, फैसला लेते हैं उसकी यूएस सिटीजनशिप उसे नहीं बचा सकती। जिस दिन उसने अल शबाब ज्वाइन किया, वह यूएस का दुश्मन बन गया। सारी मंजूरियां मिल जाती है। कैथरीन टीव वैट्स को आदेश देती है, यू हैव अ क्लियरेंस टू प्रोसीड, डू इट नाउ। तैयारी शुरू होती है, पर तभी आलिया फिर से ब्रेड की टोकरी लेकर उसी घर के बाहर उसे बेचने आ जाती है। स्टीव वह नन्ही लड़की को देखकर मिसाइल फायर करने से इनकार कर देता है। कैथरीन कहती है, तुम्हारे पास क्लियरेंस से फायर करो। स्टीव दृढ़ता से जवाब देता है, मैं वेपन फायर करने के लिए जिम्मेदार हूँ और जब तक कोलेटरल डैमेज इवैल्यूएशन फिर से नहीं होता तब तक मैं फायर नहीं करूँगा। कैथरीन फिर से कोलेटरल डैमेज इवैल्यूएशन कराती है। सोमाली एजेंट को आदेश दिया जाता है कि जाओ और सारे ब्रेड खरीद लो और उस लड़की को घर भेजो। वह ब्रेड खरीदता है, पर वहां खड़े एक आतंकवादी को उस पर शक हो जाता है, तो वो सोमाली एजेंट वह ब्रेड वही फेंक के जान बचा के भाग जाता है। आलिया वही ब्रेड उठाकर फिर से वो उसको बेचने के लिए वहां पे बैठ जाती है। कोबरा रूम में बहस तेज हो जाती है, मिसाइल फायर करे या नहीं। एंजेला कहती है, हमें रुकना चाहिए, एक निर्दोष बच्ची की जान बचाना ही सच्ची बहादुरी है। अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अगर वह लड़की मर गई तो प्रोपेगेंडा वार में हम हार जाएंगे। सब लोग इंतजार करते हैं कि आलिया के ब्रेड बिक जाए। समय बीतता है, तनाव बढ़ता है। तभी वही छोटे से रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है और घर से दृश्य आना बंद हो जाता है। कैथरीन कोलेटरल डैमेज इवैल्यूएशन करती है। कंपाउंड के बाहर जहां आलिया बैठी है, वहां नुकसान की संभावना 45% से कम है।
आखिरकार फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हमले की मंजूरी देते हैं। सोमाली एजेंट एक छोटे लड़के को पैसे देता है, जाओ और उस लड़की से ब्रेड खरीद लो। लड़का ब्रेड खरीदता है और वहां से भाग जाता है और उसी पल हेल फायर मिसाइल उस घर पर गिरती है। भयानक विस्फोट होता है, धुआं छटता है। आलिया जमीन पर गिरी दिखाई देती है, अभी भी जिंदा है। पर जब डैनफोर्ड जिंदा पाई जाती है तब दूसरी मिसाइल फायर किया जाता है, उससे डैनफोर्ड मारी जाती है। आलिया को अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन वह बच नहीं पाती। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, 5 हाई वैल्यू टारगेट मारे जाते हैं पर सभी के चेहरे भारी है। कोबरा रूम से बाहर निकलते हुए एंजेला कहती है, यह सब घृणास्पद था। जनरल शांति से जवाब देते हैं, मैं 5 बार उन जगहों पर गया हूँ जहाँ सुसाइड ब्लास्ट हुए हैं। वहाँ बेगुनाह लोगों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। तुम एसी रूम में बैठकर जो महसूस कर रही हो वो दर्दनाक है, लेकिन वे लोग जो करते वो उससे भी दर्दनाक होता। नेवर एवर टेल अ सोल्जर दैट ही डज नॉट नो द कॉस्ट ऑफ वॉर। MQ-9 ड्रोन बेस पर लौट जाता है। नेवाड़ा में सुबह हो चुकी है। स्टीव और उसकी सहयोगी कैरी भारी मन से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटते हैं। तो कुल मिलाकर आई इन द स्काई सिर्फ एक ड्रोन वॉरफेयर फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो दिखाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों और तकनीक का खेल नहीं रह गया, बल्कि यह इंसानियत, नैतिकता और निर्णय लेने की जटिलताओं से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। एक इंजीनियर के नजरिए से जब मैं MQ-9 रीपर जैसे हाई एंड ड्रोन और वो माइक्रो नैनोबॉट जैसे ड्रोन को देखता हूँ तो मुझे उनकी डिजाइन और सटीकता से ज्यादा उस परिस्थिति की गंभीरता महसूस होती है जिसमें इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। फिल्म में दिखाया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें सरकार, मिलिट्री और लीगल सिस्टम सब शामिल है, यह दिखाता है कि कोई भी ऑपरेशन सिर्फ तकनीकी नहीं होता, उसमें भावनाएं, नैतिकता और जिम्मेदारियां भी होती है। एक मासूम की जान और एक संभावित खतरे के बीच का चुनाव कभी आसान नहीं होता। यही इथिकल डिलेमा इस फिल्म को इतना खास बनाता है। इस फिल्म ने मुझे याद दिलाया, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो, आखिरी फैसला हमेशा इंसान को ही लेना होता है। यही वजह है कि आई इन द स्काई मेरे लिए सिर्फ एक टेक्निकल थ्रिलर नहीं बल्कि एक नैतिक अनुभव बन गई है। थैंक यू।